हेलो एवरीवन। चलिए आज हम इस वीडियो लेक्चर में Z2 सैंपल Z टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। Z टेस्ट क्या है हम सभी लोग जानते हैं, जो उसका बेसिक फॉर्मूला है उसी बेसिक फॉर्मूला पे हम यहाँ पे बस थोड़ा सा करेक्शन करके यहाँ पर 2 सैंपल Z टेस्ट को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट हम देख रहे हैं रिक्वायरमेंट क्या है। Z टेस्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, 2 नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बट इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कैसे होना चाहिए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए और इंडिपेंडेंट जो सैंपल है वो इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन से लिए हुए होना चाहिए। मतलब सैंपल कैसे होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जहाँ पे पॉपुलेशन में किसी तरीके का कोई वेरिएंस नहीं हो। ओके, सेकंड इज स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉन। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्या होना चाहिए, नॉन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज फॉर्मूला। फॉर्मूला हम पास देख रहे हैं हम क्या है, सैंपल 1 माइनस सैंपल 2 का मीन। सैंपल 1 का मीन और सैंपल 2 का मीन जो होगा उन दोनों का डिफरेंस करेंगे, माइनस दोनों जो पॉपुलेशन के मीन होंगे। ऑफकोर्स दो से जब सैंपल है तो हमारे पास 2 सैंपल के मीन दिए होंगे एंड 2 पॉपुलेशन के मीन दिए होंगे। हम उन दोनों मीन का डिफरेंस करके फिर जो वैल्यूज आएगी उन दोनों का भी डिफरेंस करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमने लिखा है अंडर रूट में स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर डिवाइड बाय n1 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय n2। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो दो स्टैंडर्ड डेविएशंस होंगे उन दोनों का हम स्क्वायर करके और उनके जो नंबर ऑफ सैंपल्स हों उनसे डिवाइड करके उसका रूट कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, इस तरीके से हम क्या करेंगे, Z टेस्ट को अप्लाई करेंगे। आप देख रहे हैं जो नीचे जो वैल्यूज जो अंडर रूट में देखी गई इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। ओके, तो आप चाहो तो पहले अलग से ये स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट कर लो और उसके बाद जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, तो Z का सोल्यूशन करते समय आपको और ईजी हो जाएगा। आगे वेयर x1 इजिकल टू x2 आर द मीन ऑफ द 2 सैंपल्स। जो फॉर्मूला है उसमें x1 और x2 क्या है, दोनों जो सैंपल्स हैं उनके मीन है, मीन्स एक सैंपल मीन है। एंड μ1 एंड μ2 इज द हाइपोथेसिस डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशंस मीन। ओके, जो हमने हाइपोथेसिस में जो सेट किया था उसके जो पॉपुलेशन है उसका मीन है। अभी हम क्वेश्चन करते समय इसको अच्छे से समझेंगे। देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 आर द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 पॉपुलेशंस एंड n1 एंड n2 इज द साइज ऑफ 2 सैंपल्स। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा क्योंकि ये सारे जो साइन है उनको हमने पहले रिवीट कर चुके हैं। अब एक क्वेश्चन लेके हम देखते हैं कि 2 सैंपल Z टेस्ट को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। द क्वेश्चन इज the amount of a certain trace element is blood is known to vary with a standard deviation of 14.1 ppm for male blood donors and 9.5 ppm for female donors. Random sample of 75 males and 50 females donor yield concentrations means of 28 and 33 ppm. Respectively, what is the likelihood that the population's mean of concentrations of the element are the sum of mean and women? अब हमको देखना है कि हम पास स्टेप्स में क्या होती है। जब हमने Z टेस्ट को सोल्यूशन करने के स्टेप देखा था तो हमने देखा था सबसे पहले स्टेप हमारी क्या होती है, नल हाइपोथेसिस को सेट करना। तो यहाँ पे हम नल हाइपोथेसिस को सेट करेंगे। नल हाइपोथेसिस हमारी क्या होगी, μ1 इजिकल टू μ2, मतलब जो दोनों ही पॉपुलेशंस हैं उन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, μ1 माइनस μ2 इजिकल टू 0, मीन्स इसका मतलब भी क्या होता है कि दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है एंड दोनों इक्वल हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम सेट कर सकते हैं, इसका मीन्स क्या है, μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2, और या फिर इसको हम उस तरीके लिखेंगे कि μ1 माइनस μ2 इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, मतलब इसका जो डिफरेंस है वो क्या है, 0 नहीं है। अब हम फॉर्मूला पुट करते हैं। ओके, तो फॉर्मूला में हमको सबसे पहले क्या लिखना था, दोनों सैंपल का डिफरेंस। अब हम क्वेश्चंस पे अगर हम आ जाए तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों हमको क्या दिया हुआ है, सैंपल का जो मीन है वो कहाँ दिया हुआ है। अगर रैंडम सैंपल हो तो 75 मेल्स एंड 50 फीमेल्स डोनर, मतलब ये दोनों क्या है, सैंपल की साइज है। n1 है हमारा 75 एंड n2 है 50। ओके, देन मीन, सैंपल का मीन क्या है हमारा 28, मीन्स ऑफ 28 एंड 33। ओके, तो ये दोनों हमारे क्या दिया है, सैंपल का मीन दे के रखा है हमारे पास। ओके, है ना, और उसके ओके, अब हमको पॉपुलेशन का मीन लिखना है। तो हम फॉर्मूला में पहले अगर ये वैल्यू पुट कर दे, अगर हम सैंपल की मीन की, तो सैंपल का मीन है 28 एंड 33, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 28 माइनस 33। अब हमको क्या करना है, पॉपुलेशन का मीन यहाँ पे नोट करना है। अब पॉपुलेशन का मीन कैसे नोट करेंगे, इसके लिए आप क्वेश्चन में देखो लिखा है, what is the likelihood that the population's mean of concentrations of the element are the same of men and women। आप आपको देख ही रखा कि हमको चेक ही ये करना है कि क्या मेन एंड वुमेन का जो एलिमेंट है उनका जो मीन है वो क्या इक्वल है या नहीं है ना, मतलब है तो आपको टेस्ट करके बताना है, प्रूव करना है आपको। तो कुछ है ना, यहाँ पे तो इंडिकेशन देख ही रखा है कि मैन एंड वुमेन क्या है, पॉपुलेशन का मीन क्या है,
इक्वल है। तो यहाँ पे जो दोनों पॉपुलेशन का जो मीन है वो क्या आ जाएगा, जब इक्वल है मीन्स इसका जो डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा, 0 है। ओके, आप कोई भी वैल्यू अगर दोनों जगह रखो होगी, म्यू1 की वैल्यू यह है, म्यू2 की वैल्यू है, और दोनों का अगर डिफरेंस कैलकुलेट निकालो तो क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि हमने पहले बोल दिया दोनों की वैल्यू क्या है, 0 है। ओके, अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये हमेशा पॉपुलेशन का मीन जो है वो दोनों में हमेशा 0 ही होगा, आपको किसी क्वेश्चन में देख के नहीं रखा होगा। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में, क्योंकि हमने इसको मेन जो फॉर्मूला हमारा जो फॉर्मूला था सैंपल का मीन माइनस पॉपुलेशन का मीन, है ना। अब जब जेड टेस्ट की हमने फर्स्ट वीडियो देखी थी उसमें हमने देखा था कि जेड का जो फॉर्मूला वो क्या, सैंपल का मीन माइनस पॉपुलेशन का मीन, इसलिए हमने यहाँ पे नोटेड किया था कि दोनों सैंपल का मीन एंड दोनों पॉपुलेशन का मीन। लेकिन जब भी आप इस 2 वे सैंपल एंड डिनोट करो तो आप इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, क्या, दोनों सैंपल का मीन ही आपको ऊपर रखना है, x1 बार माइनस x2 बार। ओके, एंड देन अंडर रूट में देन नीचे क्या आ जाएगा, आपका स्टैंडर्ड एरर की कैलकुलेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने समझाने के लिए 28 माइनस 33 यहाँ पे नोटेड किया है, -0 मीन्स पॉपुलेशन का मीन। अब 0 है तो आपको पता ही है कि ये नहीं लिखना है। ओके, देन नीचे अंडर रूट में स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट कर लिया हमने। स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करने के लिए हमने स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू लिखा है, क्वेश्चन में देख रहे हैं, लिखा हुआ है स्टैंडर्ड एरर ऑफ 14.1 ppm फॉर मेल डोनर्स एंड 9.5 ppm फॉर फीमेल डोनर्स। मतलब सैंपल 1 का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, 14.1, एंड सैंपल 2 का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, 9.5। ओके, तो हमने ये दोनों ही वैल्यू को पुट कर दिया, इसको स्क्वायर करेंगे एंड देन n1 एंड n2 डिवाइड कर देंगे। ओके, तो हमारे पास वैल्यू आ गई है z की वैल्यू, कैलकुलेट वैल्यू। यहाँ पे आपको सोल्यूशन करना आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हाइपोथेसिस सेट करी। सेकंड हमने z के जो फॉर्मूला था बेसिक फॉर्मूला, उसी में हमने वैल्यूज पुट करके इसका सोल्यूशन कर लिया, कैलकुलेट वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, द कंप्यूटेड z वैल्यू इज नेगेटिव। हमारी वैल्यू क्या है, नेगेटिव आई है, बिकॉज द लार्जर मीन ऑफ फीमेल्स वॉर सब्सटेक्ट फॉर द स्मॉलर मीन्स ऑफ फीमेल्स। ओके, मीन्स अच्छा ये नेगेटिव क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सैंपल 1 था उससे जो सैंपल 2 का जो मीन था वो ग्रेटर था, है ना। जब भी सेकंड जो सैंपल है अगर उसकी वैल्यू बड़ी है, लार्जेस्ट है, तो उसके हमारे पास जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। ओके, तो आपको यही दिख रखा है। जैसे बट द ऑर्डर ऑफ द सैंपल इन द कंप्यूटेशन इज arbitrary, it would be a opposite order, in which case z would be 2.37 instead of -2.37. okay, the extreme z score of alpha values which is 5% is equal to 1.654. ओके, देखो अब आपको क्या है यहाँ पे कि हमने सबसे पहला काम करके था हाइपोथेसिस सेट करी। सेकेंड वर्क हमने क्या किया, z की वैल्यू कैलकुलेट की है। अब नेक्स्ट है हमारे पास टेबल वैल्यू कैलकुलेट करना। ओके, तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे यहाँ पे हमको जो वैल्यू दे के रखी रहेगी वो क्या है, 1.654। ओके, तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वर्क क्या करते हैं, कंपैरिजन करना करते हैं। अब आप बोलोगे कि हम ये जो 5% जो वैल्यूज दे के रखी है इसको हम प्लस में माने या सेकेंड में माने। तो हमने पहले ही जब इसका जो हमने फर्स्ट लाइन पढ़ी, इस फर्स्ट लाइन में हमने देखा है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या होता है कि हमारा जो शेप होना था वो कैसा होता है, बेल शेप होता है। हमें पता है कि जो बेल शेप होता है उसके जो राइट हैंड साइड का जो साइड होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है एंड लेफ्ट हैंड साइड का क्या होता है, नेगेटिव होता है। ओके, और हम जो भी वैल्यू लिखते हैं इन दोनों एस्पेक्ट में इसको मान के करते हैं। ठीक, और है ना, तो हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई है वो क्या आई है, नेगेटिव, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड की आई है। यहाँ पे हम जो टेबल वैल्यू लिखेंगे तो वो भी क्या लिखेंगे, हम हमेशा प्लस एंड माइनस में लिखते हैं। मीन्स प्लस अगर राइट साइड का हुआ तो प्लस में वैल्यू है एंड लेफ्ट साइड का हुआ तो माइनस में वैल्यू है। तो यहाँ पर हमारी जो टेबल वैल्यू आई जाएगी वो क्या जाएगी, माइनस में। तो -654 की वैल्यू है ना। ओके, एंड देन जो हमारे जो सैंपल की वैल्यू है वो क्या है, -2.37 है। हम देख रहे हैं कि दोनों ही वैल्यू में अगर हम इसको कंपेरिजन करें तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या है, ग्रेटर है। ओके, टेबल वैल्यू हमारी क्या है, ग्रेटर है कैलकुलेटेड वैल्यू से। तो हमारी नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। मींस हमने जो एजम्पशन जो माना था, हाइपोथेसिस जो हमने सेट की थी, सैंपल 1 इक्वल टू सैंपल 2, म्यू2 1 इक्वल टू म्यू2, ये क्या है, हमारी रिजेक्ट हो जाती है। और हमारी अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगी। ओके, तो आई होप आप सभी को समझ में आएगा। अब चलिए थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले हाइपोथेसिस सेट करी, देन z की हमने कैलकुलेटेड वैल्यू कैलकुलेट करी है, देन टेबल वैल्यू कैलकुलेट करी है। क्योंकि ये जो हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी ये माइनस में थी, इसलिए हमने टेबल वैल्यू को भी कहाँ किसमें डिनोट किया है, माइनस में ही डिनोट किया है। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस किया, देखा हमने, कंपेरिजन किया, तो हमारे पास जो टेबल वैल्यू थी वो क्या आ रही है, कैलकुलेट वैल्यू सॉरी जो आ रही है वो क्या आ रही है, बड़ी आ रही है। तो हमारे पास वो लार्जेस्ट है, इसका हमारी नल हाइपोथेसिस क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या किया, z टेस्ट सैंपल को हम अप्लाई करते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।